नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज गिरावट, 17,900 के पास पहुंचा निफ्टी बैंक की पिटाई ज्यादा, करीब 400 अंकों की गिरावट। मिड कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म, इंडेक्स हरे निशान में। बाजार को पसंद नहीं है बजाज फाइनेंस के Q3 अपडेट, 10 साल के निचले स्तरों पर पहुंचा। किसी एक तिमाही का ईएम ग्रोथ, शेयर 7% से ज्यादा फिसला। बजाज फिनसर्व में भी 5% की तेज गिरावट। टायर शेयरों में रफ्तार, क्रूड और रबड़ कीमतें घटने से चमकी टायर कंपनियां। अपोलो टायर्स, बालकृष्ण, एमआरएफ सभी 3% से ज्यादा ऊपर। कच्चा तेल घटने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी चली। क्रूड में गिरावट, अमेरिका की Q3 में डिमांड रिकवरी के संकेत के बाद एफएमसीजी स्टॉक्स में तेजी, 1% उछला एफएमसीजी इंडेक्स। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, मैरिको 2% ऊपर। और यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सीएम योगी का मुंबई में मेगा रोड शो। रिलायंस, टाटा, अदानी, बिरला ग्रुप समेत देश के दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट से होगी मुलाकात। यूपी में निवेश की संभावनाओं पर होगी चर्चा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और आज वीकली एक्सपायरी का दिन। बाजार में प्रेशर, अब बाजार दिन के निचले स्तरों पर आकर कर रहा है कारोबार, क्योंकि 18,000 तो अब से थोड़ी देर पहले निफ्टी ने ब्रीच किया ही था, लेकिन अब 17,900 के नजदीक आ चुका है। तो दिन के निचले स्तर अब देखने को मिल रहे हैं। परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो आधा % से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप देखेंगे सेंसेक्स को तो ये भी डे लो पर है। बैंक निफ्टी भी डे लो पर ही कारोबार कर रहा है, 400 अंकों की कमजोरी। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में प्रेशर ज्यादा है, 400 पॉइंट नीचे 1% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। आज प्रेशर आपको दिखेगा ही बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज की पॉकेट में। इसके अलावा मिड कैप्स कंपैरेटिवली आउट परफॉर्म करते हुए, क्योंकि तेजी तो हालांकि वहां नहीं है, लेकिन इतनी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। फ्लैट ट्रेड कराए मिड कैप इंडेक्स सिर्फ 12 अंक नीचे अब आज के सेशन में कारोबार करते हुए। चलिए फटाफट से संकेत देख लेते हैं, उसके बाद बाजार की बड़ी बात आपके लिए लेकर आएंगे। संकेत देखेंगे तो एशियन मार्केट्स में आपको हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। शंघाई, हांगकांग के बाजार तो 1% ऊपर है। निक्केई कॉस्पी में आपको 1/4% की बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही अगर अमेरिका के फ्यूचर्स पर नजर डालेंगे तो डाउ फ्यूचर्स 62 अंक नीचे है। नैस्डैक का फ्यूचर 34 अंक नीचे कारोबार कर रहा है, यानी 1/4% नीचे अमेरिका के फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे में अब तक हुआ क्या है, बाजार की बड़ी बातें एक करके आपके सामने लेकर आते हैं। फिलहाल हालांकि अगर आप एनएससी स्टैट्स पे देखेंगे तो जो मार्केट की ब्रेथ है वो बियर्स के फेवर में है, क्योंकि गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है कंपैरेटिवली बढ़ने वाले स्टॉक्स की। बड़ी बात है आपकी स्क्रीन पर, वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में प्रेशर, डेलो पर ट्रेड कर रहा है 18,000 के नीचे, 17,900 के नजदीक प्रिसाइसली कहें तो। बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज में दबाव, इसीलिए निफ्टी बैंक 400 अंक टूटा है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट कारोबार कर रहा है। अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स है जहां काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। आज रौनक आपको दिखेगी ऑटो स्टॉक्स में, खरीदारी देखने को मिल रही है आज एफएमसीजी शेयर्स में। मेटल स्टॉक्स में कल के डिप के बाद वापस रिकवरी आते हुए दिखाई दी है। अगर आप देखेंगे कुछ स्मॉल पॉकेट्स तो पेपर स्टॉक्स हुए या ऑटो एंसिलरी बास्केट हुई, टायर शेयर्स हुए, सेलेक्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हुई, यहां तेजी देखने को मिल रही है। अब ऐसे में स्ट्रैटेजीज आपकी क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद है। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इंडेक्स पर ही रहा है, ऑल्दो संकेत को ऐसे बहुत चिंताजनक विदेशी बाजारों से इस समय मिल नहीं रहे हैं, लेकिन एक्सपायरी का प्रेशर साफ तौर पर दिख रहा है। डेलो पर है 18,000 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल, जिसके नीचे निफ्टी आ चुका है। क्या व्यू इन लेवल से कुछ रिकवरी एक्सपेक्ट करें या प्रेशर एक्सटेंड हो सकता है? गुड आफ्टरनून दीपाली। ऐसा है कि रिकवरी तो मैं सोच नहीं रहा इसका, क्योंकि कल हमने बात की थी नीरज के साथ इसी शो पे। चलिए, गाबा साहब से बातचीत क्लियरली नहीं हो पा रही किसी तकनीकी खामी की वजह से, लेकिन रिकवरी गाबा साहब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो अभी भी उन्होंने एक लाइन कही। लेकिन फिलहाल 17,940 के लेवल्स देखने को मिले। चलिए गाबा साहब से बात हम रिकनेक्ट करें और उनसे इंडेक्स पर उनके पिक्स ले। तब तक मिड कैप के स्टॉक्स ले आते हैं। आपकी स्क्रीन पर कहाँ ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है? मिड कैप इंडेक्स तो फ्लैट है, पॉकेट्स देखते हैं। एफएमसीजी से शुरुआत करेंगे, जहां पर मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, ज्योति लैबोरेटरीज 1.5% से लेकर 2-2.5% तक की मजबूती देखने को मिल रही है। मैरिको में एक अच्छी तेजी है। मेटल्स की चमक बड़ी है कल की गिरावट के बाद। हिंदुस्तान जिंक, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल यहां 2% तक की तेजी आज के सेशन में देखी जा रही है। ऑटो एंसिलरीज में जो स्पेशली टायर स्टॉक्स है वहां तेजी है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, C8, अपोलो टायर, जेके टायर, यहाँ
4.5% तक के अपमूव्स आज के सेशन में आते हुए दिखाई दिए हैं। एनबीएफसीज में सेलेक्ट बाइंग है। जो स्टॉक्स चल रहे हैं उसमें मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, एमएनएम फाइनेंशियल, पीएनबी हाउसिंग और जीआईसी हाउसिंग जैसे स्टॉक्स हैं। पेपर स्टॉक्स में तेजी दिखाई देगी। इसमें पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, इमामी पेपर, ओरिएंट पेपर, जेके पेपर तेजी में कर रहे हैं ट्रेड। 3% तक का मूव। एक पॉकेट जो लाल निशान में है मिड कैप्स में वो है आईटी, एलएनटी टेक सर्विसेज, रेट गेन, बिरला सॉफ्ट, साथ ही रामको सिस्टम्स 2.5% नीचे कारोबार करते हुए। तो ये है मिड कैप स्टॉक्स का हाल। चलिए इसके अलावा अब गाबा साहब वापस से कनेक्टेड हैं। गाबा साहब, पहले तो इंडेक्स पर आपकी राय। इंडेक्स पर लगता है कि जो अपमू मिला, हमने पिछले दिनों देखा अपमू जो गया था लोअर लेवल्स करीब 17,800 से 18,300, ये एक रिएक्टिव अपमू था। इसका मतलब ये है कि ऊपर तो गया था लेकिन नीचे आने के लिए, और वही हम देख रहे हैं। कल करीब इसी वक्त 1:30 बजे के शो पर नीरज से बात हुई थी, तब मैंने कहा था कि मैं लोअर लेवल कभी 17,800 और 900 के आसपास अगर वहां मिलेगा मौका तो लूंगा, लेकिन अब तक भी बाइंग के लिए जो सेटअप है वो तैयार नहीं है। तो शायद और लोअर लेवल देखें, जब तक ये थमता नहीं लोअर लेवल्स, मुझे लगता है बाइंग नहीं करनी चाहिए। अब तक तो मुझे वीक ही नजर आता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखें। अब ट्रेड कर रहा है 42,550 के करीब, पॉसिबल है कि लोअर लेवल करीब 42,200 को भी देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चरली थोड़ी वीकनेस है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, स्टॉक स्पेसिफिक होना जरूरी है। तो स्ट्रक्चरल वीकनेस दिख रही है, स्टॉक स्पेसिफिक होना जरूरी है, तो स्टॉक्स पर ही बातचीत कर लेते हैं। गाबा साहब, आपके पिक्स। जाइडस लाइफ साइंस मुझे अच्छा लगता है, यहाँ सेफ्टी मार्जिन है, दवाई है, और क्या ट्रेड कर रहा है 431 के आसपास जाइडस लाइफ साइंस। इसमें एक अपमूव मिलना चाहिए। टारगेट ऑन द अपसाइड 435 से हायर जोन देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप होगा 427 जाइडस लाइफ साइंस। दूसरा स्टॉक वही डिफेंसिव बेट है, वो है डाबर इंडिया। डाबर इंडिया में बेस बना हुआ है, बहुत बढ़िया बेस बना है 560 के आसपास। तो 560 को स्टॉप लगा चले तो ऑन द अपसाइड करीब 580 के देखने को मिल सकते हैं आते दिनों में। तो जाइडस और डाबर दोनों ही सेफ बेट है। ओके, तो डाबर में खरीदारी की सलाह है, साथ ही जाइडस लाइफ में आप खरीदारी कर सकते हैं। दोनों स्टॉक्स डिहाइस पर कर रहे हैं कारोबार। लेकिन आज के मार्केट में आपको प्रेशर दिखाई देगा फाइनेंशियल सर्विसेज में, और फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स में जो गिरावट की वजह है उसका श्रेय जाता है बजाज ट्विंस को। दरअसल बाजार की नजर आज बजाज ट्विंस पर है। दोनों शेयरों में जोरदार गिरावट है। क्यों टूट रहे हैं दोनों शेयर्स, ये बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद है। तो यतिन, बताइए क्या कारण, क्यों प्रेशर है इन दोनों शेयर्स में? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, जहां तक कि बजाज फाइनेंस का सवाल है, इन्होंने अपने क्वार्टरली अपडेट में एयूएम ग्रोथ जो है वो 27% बताई। साल दर साल बेसिस पे इनका एयूएम जो है 27% से बढ़ा। हालांकि बाजार का एक्सपेक्टेशन था कि ये जो एयूएम ग्रोथ था शायद 30 से 32% के आसपास रहेगा, तो अनुमान से मिस हुआ है ये एयूएम ग्रोथ। ऑब्वियसली 27% का एयूएम ग्रोथ अच्छा ही रहता है, लेकिन जो छोटी मिड टियर बैंक्स ने जो क्रेडिट ग्रोथ दिखाया है, जो एडवांस ग्रोथ दिखाया है, लार्ज कैप बैंक्स ने जो अच्छी तरीके से अपने लोन ग्रोथ दिखाए हैं, उसके वजह से आपको बजाज फाइनेंस का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा फीका लगेगा। तो जो कंपेरेटिव बेसिस पे अगर आप देखें तो सिक्वेंशियली पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में जो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कम होती हुई नजर आई है, जिसके कारण स्टॉक में आज लगभग 8% का इंट्राडे नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी स्टॉक लगभग 7% नीचे है। तो क्लियरली ये जो एयूएम ग्रोथ है उसको लेके बाजार थोड़ा चिंतित है, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत आपको स्लो डाउन दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ अच्छा कर रही हैं उसके सामने थोड़ा बजाज फाइनेंस का परफॉर्मेंस ठंडा रहा है। तो क्लियरली इसके वजह से आपने स्टॉक में एक डिक्लाइन देखा है। इनफैक्ट अगर आप ब्रोकरेजेस की माने तो यहाँ जेफरीज की होल्ड रेटिंग है, लेकिन सीएलएसए की जो सेल रेटिंग है उसका टारगेट है लगभग 6,000 रुपये, यानी करंट मार्केट प्राइस से भी आपको दिखेगा कि 15 से 20% तक की डाउनसाइड रह सकती है। तो क्लियरली ब्रोकरेजेस को भी ये जो ईएम ग्रोथ का आंकड़ा है वो पसंद नहीं आ रहा है। ओके, तो ये हाउसेस का व्यू भी आया है जहां पर अंडर परफॉर्मर और सेल की रेटिंग्स मिली हैं स्टॉक्स को, और प्रेशर इसीलिए साफ तौर पे रिफ्लेक्ट होते हुए इन सभी स्टॉक्स में। शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। चलिए इसके अलावा कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। दरअसल वोडाफोन आइडिया में सरकार के इक्विटी खरीदने में देरी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को कुमार मंगलम बिरला ने टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। प्रमोटर्स ने इक्विटी बढ़ाने पर कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। क्या डिटेल्स हैं इस खबर की, समझने के लिए सीधे असीम मनचंदा के पास चलते हैं। तो असीम, बताइए, वोडाफोन आइडिया काफी समय से खबरों में है, इक्विटी खरीदने में देरी होती हुई दिख रही है, फिलहाल क्या पूरी डिटेल्स है?
देखिए, पिछले साल सरकार ने मोरेटोरियम के बदले वोडाफोन आइडिया में इक्विटी खरीदने का फैसला किया था। इसको लेकर के सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, सेबी का अप्रूवल आ चुका है, वित्त मंत्रालय को से हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया में इक्विटी नहीं खरीदी है। जो हमें सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है, इसको लेकर के कुमार मंगलम बिरला ने मंगलवार को दूरसंचार मंत्री से बात की। वहां पर इस पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग उन्होंने की, लेकिन सरकार ने कहा कि पहले प्रमोटर्स जो है कंपनी के अंदर कैपिटल इंफ्यूजन करें। जब कैबिनेट ने इसका फैसला लिया था तब प्रमोटर्स ने उस वक्त भरोसा दिलाया था कि प्रमोटर्स जो है इसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, लेकिन अभी तक प्रमोटर्स ने इसको लेकर के कोई निवेश नहीं किया। ऐसे में सरकार चाहती है कि पहले प्रमोटर्स निवेश करें, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि पहले सरकार इक्विटी खरीदे, उसके बाद ही कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। तो कुल मिलाकर के दोनों के बीच में ये डेडलॉक बना हुआ है। इस डेडलॉक की स्थिति में आगे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो अभी सरकार जो है वोडाफोन आइडिया में इक्विटी खरीदने को लेकर के देरी कर सकती है। वहीं अभी तक प्रमोटर ने किसी भी तरह की कोई नई इक्विटी डालने का भरोसा नहीं दिलाया, तो कुल मिलाकर के डेडलॉक बना हुआ और आगे भी ये डेडलॉक जारी रह सकता है। शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये है तमाम अपडेट अब तक की वोडाफोन आइडिया के मैटर में, जहां पर सरकार के इक्विटी खरीदने में देरी और हो सकती है। ये डिटेल्स आपको बताई असीम ने। वोडाफोन आइडिया 8 रुपए के आसपास कारोबार करते हुए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक है। ब्रेक के उस पार सुमित मौजूद रहेंगे, उनसे जानेंगे टायर स्टॉक्स में आखिरकार तेजी क्यों बनी है। एक ब्रेक के बाद साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बात करेंगे टायर स्टॉक्स की, क्योंकि टायर स्टॉक्स में आज गजब रफ्तार देखने को मिल रही है। आखिर तेजी का पहिया क्यों घूम रहा है, जानने के लिए चलते हैं सुमित के पास। तो सुमित बताइए, टायर कंपनियों के स्टॉक्स क्यों जोश में हैं? देखिए, आज पूरा स्पेस बजिंग है। मल्टीपल ट्रिगर स्पेस के लिए कामकाज कर रहे हैं, जिसके आधार पर बाइंग है। अगर आप पिछले पूरे एक हफ्ते का भी मूव देखेंगे तो ऑन एन एवरेज करीब 2% से लेके रफली 7% तक का मूव स्पेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए कुछ ट्रिगर्स की बात की जाए तो पहले तो जो इनके मेजर कंपोनेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर क्रूड, रबर, कार्बन ब्लैक, इन सब के प्राइसेस के अंदर एक डिक्लाइन है, जो इनके इनपुट कॉस्ट, इनके मार्जिन्स के ऊपर कुछ हद तक इंपैक्ट करता है। रबर की कीमतें करीब 24% के आसपास का डिक्लाइन दिखा चुकी हैं। 2 दिनों में क्रूड के अंदर करीब 10% के आसपास एक डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ा है। रबर के प्राइसेस में हमें हायर लेवल से कुछ बिकवाली देखने को मिली है, और ये दोनों ही मिलाकर रफली 70% के आसपास का हिस्सा जो है इनकी कॉस्ट का कंपोज करते हैं। इसके अलावा कार्बन ब्लैक की कीमतों में भी कुछ एक डिक्लाइन है। ये इनकी इनपुट कॉस्ट का करीब 14% के आसपास का हिस्सा कंपोज करता है। तो करीब 84% के आसपास की जो कॉस्ट है वो ईज आउट होते हुए दिखाई पड़ी है बीते हाल फिलहाल के कुछ एक सत्रों के दौरान ही। तो वो इंपैक्ट कर रही है कंपनियों के मार्जिन्स को लेकर भी। दूसरी तरफ जो एक आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहां पे आप रबर की प्राइसेस के अंदर इंपैक्ट देखेंगे। सितंबर में जहां ये दाम करीब 14,390 रुपए पर 100 किलो के आसपास थे, वो डिक्लाइंस लेते लेते अब करीब 13,767 रुपए पर 100 किलो के आसपास पहुंच चुके हैं। तो एक स्टीप फॉल रबर की प्राइसेस में वो इंपैक्ट कर रहा है कंपनियों के मार्जिन्स को लेकर भी। दूसरी तरफ स्पेस के जो वैल्यूएशन थे वो भी थोड़े बेटर साइड पर थे। मिसाल के तौर पे अगर आप अपोलो को देखेंगे, बालकृष्ण को देखेंगे या फिर गुडियर को देखेंगे, करीब 20 से लेकर 25 के मल्टीपल पे या फिर मेजरली 30 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहे हैं, जहां पे एक अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है। गुडियर जैसे स्टॉक की करीब 8 से 9% के आसपास की डिविडेंड यील्ड भी है। तो इसको बाजार ने भी पिकअप किया और इसका भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि पूरा स्पेस बज कर रहा है। तो आप मेजरली वैल्यूएशन समरी कह लीजिए, इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट कह लीजिए, बीट एंड डाउन स्पेस कह लीजिए, जिसके दम पर एक मूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आज एक अच्छी तेजी के साथ पूरा स्पेस कामकाज कर रहा है। ओके, चलिए शुक्रिया सुमित आपके डिटेल्स बताने के लिए। गाबा साहब, टायर स्टॉक्स में कोई ट्रेड लेना चाहेंगे क्या? ऑलरेडी अच्छी तेजी है, ये जिनके पास भी पोजीशंस हो वो क्या करें? वेल, अपोलो टायर्स की बात कर देते हैं। यस, अपोज तेजी है, यहाँ पर 331 पर ट्रेड कर रहा है, अपू ऑन है, बाई मोड पर है, स्टॉप होगा 325, ऑन द अपसाइड 350 पॉसिबल है। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज सुबह तो बहुत अच्छा दिखा रहा है। अब देखते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है कहाँ यहाँ पर। यस, यहाँ पर भी तेजी है। 2125, 2150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपसाइड ऑन है, बाई मोड पर तो है, इतना कह सकते हैं। शायद कूल ऑफ इफेक्ट है क्रूड का। ओके, चलिए, तो ये है टायर स्टॉक्स की राय। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर भी गाबस आपने व्यू दिया। फिलहाल 2189 के लेवल्स पर ये कारोबार कर रहा है 65 रुपए की तेजी के साथ। टायर में इनफैक्ट अपोलो, सीएट, जेके सभी एक अच्छी स्ट्रेंथ आज के सेशन में दिखा रहे हैं। अच्छा गाबस साहब, अगर कुछ और स्टॉक्स पे राय लेना चाहें तो आपने डाबर तो अपनी कॉल्स की लिस्ट में शामिल किया है, लेकिन मैरिको पर क्या राय है आपकी? वेल, मैरिको डिफेंसिव बेट है, सिंपल, और मुझे लगता है मैरिको में आपको मिलना चाहिए। अच्छा बेस बना हुआ है मैरिको में, करीब 500-505 के आसपास। 510 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है।
अपमूव मिल सकता है 530 535 आते दिनों में देख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरली वीक नहीं है। एक अपमूव मिला है, फिर एक पॉज मोड पर, फिर अपमूव शुरू हुआ है, तो स्लो जा सकता है ऊपर, लेकिन यस 535 540 पॉसिबल है मैरिको में। चलिए, तो ये है मैरिको पर खरीदारी की कॉल पोजीशंस हो तो आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। पंकज रांदड़, प्रदीप होचंदानी और अरुण कुमार मंत्री के बीच मुकाबला चल रहा है इस हफ्ते। और पहले तो अपडेट्स ले आते हैं। पंकज ने एक स्टॉक ऐड किया अपने पोर्टफोलियो, वो है जिंदल 100 का। 110 से 111 के आसपास कारोबार कर रहा है। 125 के टारगेट से 107 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना है। प्रदीप होचंदानी ने ऐड किया एक स्टॉक, वो है बिरला कॉप। यहाँ बाय करने का सजेशन है 1005 के लेवल्स पर। फिलहाल 989 पर ट्रेड कर रहा है। 1070 के टारगेट है, 987 फिलहाल स्टॉप लॉस है। तो खरीदारी की सलाह मौजूदा लेवल्स पर 1070 के टारगेट्स के लिए। अब देख लेते हैं रिटर्न की स्थिति। मुनाफे के मीटर में लीड कर रहे हैं प्रदीप होचंदानी। अरुण कुमार मंत्री जो इस हफ्ते की शुरुआत में तीसरे पायदान पर थे, अब दूसरे पायदान पर आ चुके हैं और प्रदीप के काफी नजदीक 10.25% के रिटर्न्स। और पंकज रांदड़ का पोर्टफोलियो 8.24% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है। तो ये है अब तक का अपडेट। अब रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए एसएमई कॉर्नर, और एसएमई कॉर्नर में बात होगी चमन मेटालिक्स के प्रमोटर रमेश अग्रवाल से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार। और परमात्मा की असीम कृपा वहां पर है भी। भारत की विरासत की जननी के रूप में आप उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं, और इसलिए 25 करोड़ की एक विशाल आबादी को न केवल एक साथ समेट करके आगे बढ़ाती है, बल्कि आम जनमानस जो अपने रूट्स को भारत के अंदर ढूंढने का प्रयास करता है, तो उत्तर प्रदेश वह भूमि के रूप में उन सबके सामने एक उज्जवल भविष्य की तस्वीर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। और उस उत्तर प्रदेश की धरती से आज आप सबको आमंत्रण देने के लिए मैं विशेष रूप से देश की इस आर्थिक राजधानी में आपके बीच में आया हूं। आप सब उत्साह के साथ यहां पर आए हैं, ये मुझे आनंदित भी कर रहा है और हमारी पूरी टीम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। मित्रों, हम सबके लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव को अभी मनाया है। अमृत महोत्सव का जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने जो पंचप्राण की बात की है, हर भारतवासी ने पहली बार देश के आजादी के इस उत्सव के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ते हुए देखा है। हर घर तिरंगा उसका एक उदाहरण है। आपने देखा होगा सुदूर गांवों से लेकर के उन वनवासी क्षेत्रों में भी तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। यह इस नए भारत की वह तस्वीर है जो हर भारतवासी को जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठा करके विकास की एक नई आशा उसके मन में एक नए उमंग के साथ जगा करके आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हमने आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया है, यह आनंद हमारे लिए और भी कई गुना बढ़ा है। जब जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है, तो हर भारतवासी के लिए ये गौरव की बात होती है। और मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में G20 की लीडरशिप भी मिली है। भारत G20 के दुनिया के उन 20 प्रतिष्ठित देशों का नेतृत्व कर रहा है जहां पर दुनिया की 60% आबादी निवास कर रही है।
दुनिया के 75% ट्रेड पर जिनका अधिकार है, दुनिया के 85% जीडीपी पर जिन देशों का अधिकार है और दुनिया के 90% पेटेंट पर भी जिन देशों का अधिकार है, उन देशों को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए और इसलिए इस नए भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी जी के इस प्रवर्तमान अभियान में हम सब की क्या भूमिका हो सकती है, उसी भूमिका को आप सबके सामने रखने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर से हमारी टीम आई है। और मुझे प्रसन्नता है इतनी भारी संख्या में आप सब मुंबई के इस रोड शो में यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सबका उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं।